उठा साकिया पर्दा इस राज से, लड़ा दे मामूले को शहबाज से। नाजरीन, आज यौम दिफाए पाकिस्तान है। हम अपने स्पेशल प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान का दिफा करने वालों को पूरी कौम का सलाम। आज के दिन हम यह दोहरा रहे हैं कि पूरी कौम आपके साथ खड़ी है और हमेशा आपके साथ खड़ी रहेगी। शहदा और इनके लवाहिकीन कौम के हीरो और सरमाया हैं और जिंदा कौमें कभी अपने शहदा को नहीं भूलती। 6 सितंबर 1965 हमारी अस्करी तारीख का इंतहाई अहम तरीन दिन है। 1965 की पाक भारत जंग में पाक अफवाज ने दुश्मन को ऐसी शिकस्त फाश से दो चार किया कि जिसकी मिसाल तारीख में नहीं मिलती। आज का प्रोग्राम इसीलिए अहम है कि इसमें हमने ये कोशिश की है कि पाकिस्तान की फ़ज़ाओं में, पानियों में और मुख्तलिफ सरहदों पर शुजाअत की जो कहानियाँ हमारे जवानों ने अपने खून से लिखी, उनको याद किया जाए। नाजरीन, रन ऑफ कच्छ पर होने वाली सरहदी झड़पें 1965 की जंग की असल वजह बनी। पाकिस्तान रन ऑफ कच्छ पर लड़ी जाने वाली महदूद जंग का फाते बनकर उभरा तो हिंदुस्तान से अपनी शर्मनाक हार हजम नहीं हो पा रही थी। यही वजह थी कि भारतीय फौज ने 5 और 6 सितंबर की दरमियानी शब रिवायती मक्कारी, अय्यारी और बुज़दिली का मुजाहरा करते हुए रात की तारीकी में लाहौर पर हमला किया। भारतीय फौज तादाद और इस्तेदाद में पाक फौज से कहीं ज़्यादा थी, मगर कुव्वत ईमानी और जज्बा जिहाद सिर्फ पाकिस्तानी नौजवानों के दिलों में था। लाहौर की BRB नहर के पुल पर घुमसान का रन पड़ा, मार्का हुआ और खूब हुआ। चश्मे फलक ने वो मंजर भी देखा जब कौम के नडर और बहादुर सपूत मेजर राजा अजीज भट्टी ने मुट्ठी भर साथियों के हमरा BRB नहर का दिफा किया। हर तरफ गोलियों की बुछाड़ थी, मगर दुश्मन की एक ना चल सकी और उसने राह फरार इख्तियार करने में ही अपनी आफियत जानी। मेरे साथ इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब मौजूद हैं। 1965 की जंग में कसूर सेक्टर में तैनात थे। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, हमने आज अपने इस खास प्रोग्राम में अपने तय कोशिश की है कि मुख्तलिफ पैकेजेस और रिपोर्ट की सूरत में साहब दिन को याद किया जाए, अपनी पाक फौज को सलाम पेश किया जाए कि कैसे 6 सितंबर 1965 की जंग में दुश्मन के दान खट्टे किए थे पाक फौज ने। 6 सितंबर बड़ा अहम दिन, जब भारत को अपनी फौजी ताकत पर भी जनरल साहब बड़ा नशा था, गुरूर था। अस्करी अददी लिहाज से हमसे बेहतर थी भारतीय फौज, बल्कि वो तो जिम खाना में रात का खाना खाने की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन कुछ याद ताज़ा कीजिएगा, कुछ बताइएगा कि किस तरह पाक फौज ने भारत का जो गुरूर था खाक में मिलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये हमला अचानक हमला था और ये इस लिहाज से बड़ा खतरनाक था कि भारत ने जंग मुसल्लत की, और वो भी ऐसे वक्त में जबकि हम लोग शम जौड़ियां सेक्टर में एक बड़ी कामयाब जंग लड़ रहे थे और वो बुनियादी तौर पे कश्मीर की आज़ादी के लिए थी। लेकिन वहां की शिकस्त से बचने के लिए भारत ने बाकी पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। इससे पहले अप्रैल के महीने में रन कच्छ में भी हमारा मुकाबला हुआ इनसे और राजस्थान में भी हुआ। लेकिन ये एक बड़ी जंग थी जो भारत ने मुसल्लत की, और इस पे हुसैनी वाला से लेके और मराला तक तमाम जगहों पे आप समझिए कि महाज खोल दिया गया। तो इन हालात में जब पाकिस्तान आर्मी पहुंची तो भारत अपने तौर पे पेशकदमी कर चुका हुआ था, और BRB कनाल जो कि उस वक्त पाकिस्तान के दिफा के लिए एक बड़ी कलीदी हैसियत रखती थी, उस तक पहुंचने की कोशिश थी उनकी। और हमारी अफवाज जब BRB कनाल पे पहुंची तो उसके बाद से फिर भारत की पेशकदमी रुक गई, और फिर अफवाज पाकिस्तान ने उनका ऐसा नुकसान किया, और खासतौर पर एयरफोर्स हमारी, फिर उन्होंने इनके पीछे कॉलम जो आ रहे थे उनको तबाह किया। उसके नतीजे में ये हमले इनके जो है वो बिल्कुल बेकार होके रह गए। और वो जो बड़मारी थी इनके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कि वो जिम खाना लाहौर में जाके तो सुबह का नाश्ता करेगा, क्योंकि रात को अटैक किया उन्होंने, तो वो ख्वाब अधूरा रह गया, क्योंकि उसके बाद तो फिर 1 इंच भी आगे नहीं आ सके। लेकिन दूसरे महाजों में फिर पाकिस्तान आर्मी की अपनी पेशकदमी जारी थी। जिस तरह के राजस्थान में हमने बहुत बड़ा इलाका कैप्चर किया, इसी तरह कसूर साइड पे हमने खेमकरन से हमला किया जो कि अमृतसर की तरफ जाना था, और उसमें खेमकरन बिल्कुल कैप्चर हो गया, खेमकरन का रेलवे स्टेशन और वो इलाका। वहां पे तकरीबन सिख रेजिमेंट थी जो मुकाबला कर रही थी, और उसके तकरीबन 312 जवानों ने पाकिस्तान आर्मी के सामने हथियार डाले और उनको कैदी बना लिया गया। अच्छा जनरल साहब, फिर मैं वहाँ पे कैदियों के तबादले के वक्त भी था। सही,
हम लोग तो आज सुनते हैं ना कि उस टाइम अवाम बिल्कुल निडर और बाहर निकली अपनी फौज के साथ और भरपूर एक मुकाबला किया उन्होंने अपनी फौज के साथ लड़कर। उसकी जरा मंजरकशी कीजिएगा, उस वक्त अवाम में क्या जज्बा था, क्या जोश था, वो मर मिटने को, लड़ने को हर तरह से तैयार थे इस मुल्क के लिए। एक्चुअली मैं आज भी एक जगह और भी एक तकरीब थी, वहां बात कर रहा था। मेरी जिंदगी का सबसे कीमती लम्हा और सबसे प्यारा लम्हा वो है जब मैंने पाकिस्तान के अवाम को सड़कों पे देखा। और जब हम जाते थे कहीं एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करते थे तो वो बेचारे खाने की चीजें और तोहफे तहफ लेके सड़कों पे खड़े होते थे और फूल फेंकते थे। और जिस तरह का उन्होंने मोहब्बत और यकजहती का इजहार किया, उसके बाद हर जवान के दिल में ये ख्वाहिश होती थी कि ये मोहब्बत वाले लोग जो हैं इनके दिफा करने के लिए जान भी चली जाए तो परवाह नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मोहब्बत दुनिया में सिर्फ यही आपको मैसर है। और फिर वो तराने जो मैडम नूरजहां के थे, वो जो रेडियो से लाइव गाए जा रहे थे रेडियो स्टेशन से, वो जो लहू करवा रहे थे, मैं उसका बताता हूँ, लेकिन वो मैं मंजर आपको बताता हूँ। अच्छा, इसके बाद ये था कि जब हम मोर्चों में गए, वहां पे अपनी गन्स लगाई, आपने गोला बारूद उतारना है, तो देहात से लोग आ जाते थे कि जी आप अपना काम करें, हमें छोड़ दें, हम आपके गोला बारूद हम आपका पहुंचाते हैं। और वो उतार के ट्रकों से तो मोर्चे में लगा रहे हैं, रख रहे हैं, बड़ी मदद कर रहे हैं। नगमों का ये हाल था कि उस जंग के वक्त में भी लाहौर से ये हमारे मिली नगमे गाने वाले लोग, बहुत सारे अच्छे सिंगर भी, रेडियो पाकिस्तान के का अमला, ये आके हमें आगे जंग के हालात, जंग के बावजूद वहां पे आके तो मिली नगमे सुनाया करते थे। बल्कि जब हमने खेमकरन को वापस करना था, भारत के हवाले करना था, जब ये तय पाया जंगबंदी के बाद कि जी ये इलाके वापस होंगे, तो खेमकरन में ये लाहौर के लोगों ने आके एक बहुत बड़ी तकरीब की। उस तकरीब में तकरीबन तमाम उस वक्त के मशहूर गाने वाले लोग मिली नगमे गाने के लिए पहुंचे और पूरी रात वहां पे बड़ा ही जश्न का समा रहा। लाहौर के लोगों ने जिस तरह वहां पे मोहब्बत का इजहार किया, जिस तरह तोहफे तहफ दिए, और मैं समझता हूँ जज्बा कौम का और ये फतह का एक, मैं समझता हूँ बहुत ही बड़ा एक अंसर है जिसके ऊपर आपकी दुश्मन फतह का इंसार है। क्योंकि अगर आपके अवाम आपका हौसला इस तरह ना बढ़ाएं, वो पीछे आपके खड़े ना हो सीधा पिलाई दीवार की तरह, तो अफवाज अपना हौसला हार जाती हैं। ये वक्त तो मैं समझता हूँ बिल्कुल नाकाबिले फरामोश है। इस जंग का कोई खास वाकया जलील साहब, इस जंग का कोई खास वाकया हो जो आज भी आप याद करते हो, तो वो ही एक जोश और जज्बा वलवला आपके अंदर जो है ना वो दोबारा से पैदा होता हो? देखिए, जोश और वलवला तो बिल्कुल वो मैं समझता हूँ एक फौजी की जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि उसकी ट्रेनिंग इसी तरह, उसको सिखाया इसी तरह जाता है। और आपको जब मिशन मिल जाता है तो आपने वो मिशन पूरा करना होता है, उसके लिए आप ये जद्दोजहद करते हैं। लेकिन एक चीज जो मैंने देखी, जो मैं समझता हूँ कि उसमें बात सबक है इंसान के लिए, वो ये था कि जैसे ही हालात थोड़ा नॉर्मल होना शुरू हुए तो हमने हुसैनी वाला पे ब्रिज है, पुल है सतलुज के ऊपर, उस पुल पे कैदियों का तबादला किया गया दोनों तरफ। अच्छा। पाकिस्तान के कैदी बड़े थोड़े थे, हमारे कोई तकरीबन मेरा ख्याल है 200 कुछ थे कैदी, और भारत के हमने 1200 के करीब वहां पे कैदी उनके हवाले किए। हमारी तरफ से जब कैदी हवाले किए गए तो उनको साफ सुथरे नए कपड़े पहनाए हुए थे, उनके हाथों में उनके सामान के बैग वगैरह जो भी जितना अरसा रहे उनके लिए जो भी चीजें उनको मिलती रही, और वो लगता था कि तवाना है, बेहतर हालत में है। अच्छा। और जो हमारे कैदी जब इधर आए तो कई ऐसे थे जिनसे चला नहीं जाता था, यानी इन लोगों ने वो बर्बरियत का मुजाहरा किया हुआ था कि उनको मारा पीटा हुआ, जख्मी लोग, और वो देख के तो बड़ा दुख होता था। अभिनंदन इसकी ताजा मिसाल, मुकाबला एक कैसे पुलवामा हमले के बाद, ये हमारी शुरू से रिवायत रही है तो आप हमने हमेशा अच्छा जवाब दिया है। दुख ये होता था, बिल्कुल दुख ये होता था कि आप जनाब एक ऐसी दुश्मन आपका एक ऐसा है जिसकी अखलाकियात नहीं है, जो आलमी कवानीन की भी परवाह नहीं करता, और ये जो चीज जो कि
एक आम कवानीन के रू से आपको एक दुश्मन के कैदी के साथ ये अच्छा सलूक करना चाहिए, और हमारा तो दीन यही कुछ सिखाता है। लेकिन बदकिस्मती कि ये मैंने उस जमाने में ये जो चीज देखी वो मेरे ज़हन में था कि शहादत बेहतर है कैदी हो जाने से। वो मजबूरन कोई कैदी हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर आदमी कैदी हो जाए और उससे चॉइस हो कि वो शहीद हो सकता है, तो मेरा ख्याल है उसको गले लगा लेना चाहिए बजाय ऐसे दुश्मन के हाथ चढ़ने से। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब हमारे साथ थे। बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। दिफाई तज्ज़ियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, आज यौम दिफाए पाकिस्तान 6 सितंबर 1965, एक तारीखी दिन। उस वक्त कौम एक इत्तफाक में थी, मुत्तहिद थी, पाक फौज के साथ थी। इतने सालों के बाद अगर मैं आपसे इस बात का तज्जिया लूँ जनरल साहब कि बतौर कौम आज हमें क्या करने की ज़रूरत है, आज हम खड़े कहाँ हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? जी देखिए आपने खुद इसका जिक्र एक तरीके से कर ही दिया है। सबसे पहली ज़रूरत तो यह है कि हम जिस अंदरूनी इंतशार का शिकार हैं, पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉलेसनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, डिसिप्लिन के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसको फौरी तौर पे उसको ख़त्म करें। एक मरबूत तरीके से कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आएँ कि एक तो रूल ऑफ लॉ हो और सबके लिए हो, दूसरा आपस में इत्तेहाद पैदा हो, कड़वाहटें कम हो और यकजहती पैदा हो। लेकिन ये तो मुझे ज़रा दूर की कौड़ी लगती है, इतनी जल्दी इसलिए होने वाली नहीं कि जो 65 में मैं 6ठी या 7वीं में था, उस वक्त ये था कि आपको आपस में लड़ाने वाले और मुंतशिर करने वाले अनासर बहुत कम थे। बिल्कुल ऐसे। और इसमें मैं अगर ये कहूँ, आप अगर माइंड ना करें, तो सबसे बड़ा अंसर जो है वो मीडिया अंदर आया है और सोशल मीडिया फिर आ गया है। फिर जितनी उस वक्त खैर इतनी जमातें भी नहीं थी पॉलिटिकल, लेकिन बाद में मैं देखता चला है भुट्टो साहब के ज़माने में भी, बाद में भी इतनी कड़वाहट नहीं थी आपस में। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अपना मैनिफेस्टो भी था, वो शोर भी मचाते थे कि भी वो गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, लेकिन किसी ने एक दूसरे के गले नहीं पकड़े थे। अब तो अगर एक के बस में हो तो दूसरे को जिंदा न रहने इसकी वजह क्या है? जिसका भी इसी की वजह मैं जानना चाहती हूँ, इसकी वजह क्या है? जी देखिए, इसकी वजह मेरा ख्याल है कि किसी एक लेवल की मिसमैनेजमेंट है। देखें, जब वो एक अंग्रेज़ों ने एक तजुर्बा किया था कि एक पिंजरे में 2 चूहे बंद किए तो वो बड़े आराम से इत्तेफाक से रहते थे, 4 बंद किए तो वो फिर थोड़ा फिर भी वो गुजारा करते रहे। जब 8 बंद कर दिए एक ही पिंजरे में, तो एक स्पेस होती है ना, और एक रेशियो होता है आबादी का और स्पेस का, जिसमें लोग पुरअमन तरीके से रह सकते हैं। आज जब भारत का जंगी जुनून इस खित्ते में एक जंग के से हालात पैदा कर रहा है, हम बार बार दुनिया को वार्न भी कर रहे हैं, दुनिया की तवज्जो भी दिला रहे हैं कि आओ नज़र डालो कि कश्मीर में क्या हो रहा है, लेकिन किसी ना किसी हद तक जो है ना वो अभी भी मायूसी छाई हुई है। दुनिया उस तरीके से कुछ कर नहीं पा रही है, जुल्म और बर्बरियत आज भी हो रही है कश्मीर में। तो इसमें किस किस्म की यूनिटी की ज़रूरत है, किस किस्म की सिफारतकारी की ज़रूरत है कि दोबारा ऐसे हालात पैदा ना हो? जनरल साहब जी देखिए, एक बात तो ये कि जिस यूनिटी की हम बात कर रहे हैं वो तो ओवरनाइट हो नहीं सकती। जो इंतशार है, ये तो एक बात तो आप मानेंगी कि जब भी पाकिस्तान पर कोई बुरा वक्त आता है तो तमाम पाकिस्तानी यकजा हो जाते हैं। आपने देखा, ज़लज़ले में देखा, जब अभी फरवरी वाले अटैक में देखा, तो ये कश्मीर के मामले में वो जो हमें वर्किंग यकजहती चाहिए वो तो है। लेकिन अगर हम ये समझते हैं कि सिर्फ डिप्लोमेसी से हम कुछ हासिल कर लेंगे तो ये खाम ख्याली है। इससे पहले जनरल साहब भी बात कर रहे थे, वो मज़ीद इक़दामात की बात कर रहे थे, लेकिन वो तमाम इक़दामात डिप्लोमेसी के दायरे में कह रहे हैं। तो मेरी बहन बात ये है कि डिप्लोमेसी और मिलिट्री एक्शन के दरमियान एक बहुत लंबा स्पेक्ट्रम है। उसके अंदर आपके कानूनी स्पेक्ट्रम है, उसके अंदर आपके पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है, और तब जाके मिलिट्री स्पेक्ट्रम की बात आती है। तो बहुत अंदर वॉइड है।
बहुत कुछ किया जा सकता है जो नहीं किया जा रहा। मैं चंद आपको मिसालें दे देता हूँ ताकि, और ये कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई हतमी राय है, ये मैं वैसे कह रहा हूँ इन चीज़ों को कंसिडर किया जा सकता है पॉलिटिकली। फॉर एग्जांपल, आपने अभी तक शिमला माहदे को रिवोक नहीं किया, उन्होंने तो 2-3 दफ़ा उसका तिया पांचा कर दिया। प्रैक्टिकली देयर इज़ नो शिमला माहदा, लेकिन आपके मुंह से बात नहीं निकल रही। आप अभी भी जो है ना घबरा रहे हैं ये कहते हुए कि जी चूंकि शिमला माहदा हिंदुस्तान ने तोड़ दिया है लिहाजा हम भी उसको नहीं मानते। इसका फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि जो भी आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है वो सीज फायर लाइन में तब्दील हो जाएगी, और जब सीज फायर लाइन में तब्दील हो जाएगी तो आना जाना जो है आज़ाद कश्मीर के लोगों का उनके ऊपर कोई कदगन जो है, कानूनी कदगन ख़त्म हो जाएगा। एक बात। दूसरी बात, आप एक बड़ा काम कर सकते हैं, आप यूएनओ को कहें कि ठीक है जी पूरे कश्मीर में तो प्लेबिसाइट नहीं हो सकता, जो हमारे यहाँ कश्मीर है और जो गिलगित बल्तिस्तान है, हम अपनी फ़ौज को बैरकों में बंद करते हैं, आप लेकर आइए यूएनओ की फ़ौज, यहाँ पर आप इस तरफ राय करवा लें, प्लेबिसाइट करवा लें, और जब मौका मिलेगा हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे हिंदुस्तान की तरफ। ये इतना बड़ा कदम होगा कि हिल जाएगा हिंदुस्तान। लेकिन साहब ज़रा इस पर थोड़े से सोचने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट इन एग्जाइल, अब चूंकि वहाँ पर कोई गवर्नमेंट नहीं है तो हम कहें कि ये आज़ाद कश्मीर ही में हम एक गवर्नमेंट एग्जाइल बनाते हैं जिसमें वहाँ के नुमाइंदे भी हों। ये तो अब दुनिया की जिम्मेदारी बनती है ना, इसका स्वाबे राय अगर करवाना होता वो तो अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक होना ही है। ये जो कश्मीर है ये दुनिया की जिम्मेदारी कई एंगल से है जब आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं और इस किस्म की बातें करते हैं। लेकिन अगर आपने कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान से अलग समझा और आपने ये समझा कि ये लड़ाई कश्मीरियों की है जो हम उनकी मदद करेंगे, ये अनफिनिश्ड एजेंडा है पार्टीशन का जिसका बार बार अदा किया गया है हर तरफ से, आज भी आपको पता है उसका हुआ है। तो ये हमारा एजेंडा है, ये कश्मीरियों का एजेंडा है, ये एक ही एजेंडा है। वो भी फरीक हैं, हम भी फरीक हैं। तो ये कहना कि हमने उनकी मदद नहीं करनी, पूरी दुनिया ने करनी है, ये नहीं हो सकता। मोदी के जो उसका रवैया है तो दो चीज़ें उसमें फ़र्क लाएंगी और कोई चीज़ फ़र्क नहीं लेकर आएगी। सही, कश्मीरी जिस तरीके से रेजिस्ट करेंगे और पाकिस्तान जिस तरीके से उनकी मदद करेगा, बाकी सारी चीज़ें ग्राउंड वर्क एक करने के लिए और एक किस्म का कैटलिस्ट है, वो काम करेगा। अगर आप ये समझते हैं कि दुनिया आके आपके मसाइल हल करेगी तो फिर बैठे रहें, जैसे 70 साल में पहले उन्होंने हल किए तो आइंदा भी हल कर देंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड नईम तौदी साहब हमारे साथ थे। नाज़िर, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद। नाज़रीन, जहां एक तरफ पाकिस्तान की बड़ी फौज ने भारतीय सफ़ों में मातम बर्पा किया तो दूसरी जानिब पाकिस्तान एयरफोर्स ने भारतीय फ़ज़ाइया पर अपनी धाक बिठाई और 2 दिनों में ही भारत के 35 तैयारे मार गिराए। ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान होने वाली पहली फ़ज़ाई जंग भी थी, लेकिन यहाँ भी से पिस्पाई की रुसवाई उठाना पड़ी। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद लतीफ़ साहब। शाहिद लतीफ़ साहब, पाक फ़ज़ाइया ने हमेशा से ही पाकिस्तान के दिफा में बड़ा एक अहम रोल प्ले किया है। 1965 की जंग में कुछ ज़रा बताइएगा, रोशनी डालिएगा, पाकिस्तान फ़ज़ाइया का किरदार कितना अहम था? देखिए, इसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि पाक फ़ज़ाइया ने पहले ही 2 दिन में, जैसे आपने अपनी इंट्रोडक्शन में बात की, दुश्मन की सफ़ों में एक खलबली मचा दी और उस पर अपनी धाक बिठा दी। और जैसे आपने 35 जहाज़ों का जिक्र किया, ये कोई छोटा नंबर नहीं है। और यही वजह थी कि जब उनकी लीडरशिप ने ये देखा कि 2 दिनों में अगर इतने जहाज गिरते हैं और हमारी जंग अगर 3 हफ्ते या 1 महीना कम से कम चलती है तो फिर जितने जहाज गिरेंगे उसका असर क्या होगा। ये वजह थी कि फौरी तौर पर उनकी लीडरशिप की तरफ से जो ऑर्डर्स गए वो ये थे कि एयरफोर्स को पुल बैक किया जाए, और ये कोई अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी। बहरहाल उन्होंने ये फैसला कर लिया क्योंकि धाक बैठ चुकी थी। और इन्हीं 2 दिनों में आपने देखा कि हमें मालिम जैसे और बाकी, अब वो जब यहाँ आए तो यहाँ भी उनकी हमने खूब पिटाई की, और जब हमारी स्ट्राइक्स गई तो वहाँ खड़े हुए जहाज़ों के साथ जो हमने अशर किया वो भी सारी दुनिया के सामने है। पठानकोट और कलाईकुंडा के जो वाक़यात हैं वो तो मशहूर ज़माना है, और हमें मालूम कि जो 5 जहाज़ों का गिराने वाला, इतने कम वक्त में इतने जहाज गिराने एरियल बैटल के अंदर, वो भी एक दुनिया का रिकॉर्ड है। ये वो सारी चीजें हैं जिसके तहत इंडियन एयरफोर्स ये सोचने पर मजबूर हो गई
कि हम क्या वाकई पाकिस्तान एयरफोर्स का मुकाबला कर सकते हैं। जब ये सोच एक मरतबा फिजाई बैटल में आपके ज़हन में आ जाए तो फिर वो लड़ाई वाला मामला खत्म हो जाता है। इसके नतीजे में वो ये करते थे कि अगर उन्हें पाकिस्तान की तरफ स्ट्राइक्स के लिए भेजा जाता था तो वो हमारी बेसिस में अपनी जगह पर पहुंचकर बम गिराने की बजाय उनके बेसिस के इर्द गिर्द जंगलात में बम फेंक जाते थे। अच्छा। और जाकर कह देते थे कि जी हम अपने टारगेट पे बम फेंक आए, और कहते थे हम अपने टारगेट पे बम फेंक आए हैं। उस वक्त टेक्नोलॉजी ऐसी नहीं थी कि जिसमें आपकी वीडियोस तैयार हो और उसका रिकॉर्ड हो। बस उनका कहना जो था उसी की सूरत में मान लिया जाता था कि हाँ ये दुश्मन पर हमला कर रहा है, जबकि हमारी तरफ से लाहौर पर हमले के बाद भारत ने फजाई ऑपरेशन का जो ऑप्शन था ये क्यों इस्तेमाल किया, और पहला फजाई हमला भारत ने किया कहां पे था? देखिए, ये तो फौरी तौर पे भारत ने फजाई हमले की तैयारी कर ली थी। आपको याद होगा कि जब जमीन पर वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उस वक्त उनकी जो ट्रांसमिशन थी उसके अंदर मशहूर जमाना वो कॉल है ना, जब वो लाहौर के इर्द गिर्द वो BRB कैनाल जो बड़ी फेमस है उसमें से क्रॉस करते हुए उस वक्त उनकी तरफ से ट्रांसमिशन हुई थी कि शाम की जो चाय है उसका बंदोबस्त जिमखाना क्लब में होगा और अगले दिन का नाश्ता लाहौर में होगा। बिल्कुल, ये तो उनकी कॉल्स हैं, ये रिकॉर्डेड हैं, ये कोई नई बात नहीं है। तो इसी के साथ उन्होंने जब ये बातें हुई तो पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से फौरन एंट्री कर दी गई, क्योंकि जमीनी जो अफवाज हैं उनको आगे चलने में, पेशरफ्त करने में वक्त लगता है। तो फौरी तौर पे जो हमारा हथियार था वो पाकिस्तान एयरफोर्स था। जब पाकिस्तान एयरफोर्स को वो जो मैदान में जमीनी जंग में जब वो इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे तो हमने उनके खिलाफ फौरन एयरफोर्स को एक्शन में डाल दिया। इसके जवाब में उनकी एयरफोर्स नमूदार हुई थी, और जब एयरफोर्स नमूदार हुई फिर जो उसका हशर हुआ वो आपके सामने, यानी 2 दिन के अंदर अंदर उनको हमने घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया और एक फैसला कर लिया गया कि इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान एयरफोर्स के मुकाबले में कमतर है, लिहाजा हम इस तरह अपनी एयरफोर्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे। लिहाजा उन्होंने अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल तकरीबन, मैं समझता हूं जो एरियल बैटल है वो पहले 2 दिन के बाद ज्यादा से ज्यादा पहले 4 या 5 दिन में एरियल बैटल का फैसला हो चुका था। सही। और अगर आज भी आप देखें तो अब जो एयर पावर है उसका जो तरीकाकार है वो आज भी एक फैसला कुन मरहला और फैसला कुन जो कुव्वत है वो इख्तियार कर गई। आप पिछली 2 या 3 दहाइयों में देख लें तो जितनी भी जंगें हुई उसके अंदर फिजाई कुव्वत ही को इस्तेमाल किया गया। बिल्कुल। अमेरिका का कोई भी मार्का देख लें आप, उसके अंदर गल्फ वॉर 1 हो, 2 हो, अफगानिस्तान वॉर हो, यानी कोई भी आप जंग ले लें, इसराइल को आप देख लें, उनकी जो जमीनी फौज है वो तो बराए नाम है। यानी ये वो एयर पावर जिसके बारे में कायदे आजम जो है उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान एयर फोर्स शुड बी सेकंड टू नन। अगर आपकी एयर फोर्स कमजोर होगी तो यू विल बी सब्जेक्टेड टू द एग्रेशन बाय द एनिमी। बिल्कुल सही, बिल्कुल यानी सही। शायद लतीफ साहब ये बताइएगा, बिल्कुल सही, उन्होंने ये विजन थी जो एक्सरसाइज की थी। सही। लेकिन शायद लतीफ साहब आज हालात 1965 से बिल्कुल 360 के एंगल पर डिफरेंट है, जमीन आसमान का फर्क है 1965 और आज के माहौल में। आज दोनों ममालिक एटमी ताकतें हैं, 2 एटमी ताकतें आमने सामने हैं। ये सिर्फ दोनों ममालिक का नुकसान नहीं होगा, इसके असरात पूरी दुनिया पर पड़ेंगे। तो आपको नहीं समझता कि इतना आसान नहीं है जंग के ऑप्शन को चूज करना? नहीं जी, आसान क्या, जंग तो ऑप्शन होनी ही नहीं चाहिए। yes. हम दोनों एटमी हथियार के मालिक हैं, एटमी कुव्वतें हैं, हमसाए हैं। दुनिया में कहीं आपको इतना ऐसा माहौल नहीं मिलेगा और फिर दोनों के दरमियान इस हद तक चपकलश हो दोनों ममालिक में। और कश्मीर जो है वो फ्लैश पॉइंट डिक्लेयर हुआ है, वो कब से है, और हम साथ साथ कह रहे हैं कि इसने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ऐसी चाल चली है कि उसने दुनिया को खतरे में डाल दिया। जो कुछ हमने हिंदुस्तान के साथ किया वो सब ने देखा। बिल्कुल, तो हम आज भी तैयार हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया एयर मार्शल रिटायर्ड शाह साहब हमारे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं छोटे से वक्त के बाद।
नाजरीन, जंग के आगाज के दूसरे दिन 7 सितंबर को अपने साहिल के दिफा के लिए पाक बहरिया के जंगी जहाज हिफाजती गश्त पर मामूर थे कि उस दौरान नेवल हेडक्वार्टर्स की जानिब से एक पैगाम मौसूल होता है जिसमें हिदायत की जाती है कि जितनी तेजी से मुमकिन हो सके जनूबी दवारका से मगरिब में 120 मील की तरफ आगे बढ़ा जाए और शाम 6 बजे तक पोजीशनों को संभाल लिया जाए। पाक बहरिया ने कैसे दुश्मन की सफ़ों में मातम बर्पा किया। मुझे ज्वाइन किया है एडमिटेड रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब ने। 65 की जंग में भारतीय साहिलों पर किए जाने वाले जो हमले थे वो इनकी कमांड में किए गए, जिसकी वजह से भारतीय साहिल को मफलूज कर दिया गया और उनके मंदिर गिरा दिए गए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद इकबाल साहब। जावेद इकबाल साहब, आमतौर पर अगर देखा जाए जो अवाम है, लोग हैं, ये पाक बहरिया का जो रोल रहा 1965 की जंग से उतने उनको इल्म नहीं है, उतने आगाह नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि 1965 की जंग में साहिलों की हिफाजत पर पाक बहरिया का क्या रोल था, कैसे दुश्मन के दांत खट्टे किए उस जगह पर? देखिए, ये एक मसला नेवी के साथ है। वो कहते हैं कि आँख हो जल पहाड़ हो जल। लोगों को ये एहसास नहीं है कि अगर बंदरगाह के ऊपर आने वाले जहाज़ों का आना बंद कर दिया जाए तो मुल्क का दारोमदार जो आबी वसाइल हैं और आबी मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन है उन पे होता है, जिसमें असला भी आता है और सामान भी आता है। तो जब 6 सितंबर की वॉर शुरू हुई और हमें पता चला कि माशाल्लाह हमारे फ़ौजी भाई जो हैं वो लाहौर के महाज पे अपने जौहर दिखा रहे हैं और हमारी एयरफोर्स लाहौर के ऊपर इंडियन तैयारों को पतंगों की तरह बोकाटा कर रही है, तो मैं उस वक्त एक यंग ऑफिसर था और मैं पाकिस्तान नेवी शिप शाहजहान पे उस वक्त मुतय्यन था। तो हमने भी अपने जो बड़े ऑफिसर्स थे, हम शोर मचा रहे थे कि जनाब कुछ करो, ये क्या हुआ कि आर्मी कर रही है, एयरफोर्स कर रही है। तो उन्होंने कहा भाई हम जो है अभी जहां हमें हुक्म दिया गया हमें वहां जाना है। तो हमें हुक्म दिया गया कि हमें जो गल्फ ऑफ एडन से कराची को रास्ता आता है उसका दिफा किया जाए। तो उस पे जो है पाकिस्तान नेवी के बड़े जहाज़ उधर चले गए और फिर जैसे आपने बताया और आपने उस रिपोर्ट में भी सुना, जब हमें ये सिग्नल मिला कि दवारका पे जो एक रेडार है जो गाइड करता है जो भुज से और उधर राजस्थान से इंडियन एयरफोर्स के जहाज़ आते हैं उनको तबाह किया जाए। तो अच्छा। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह हम तक 8 बजे ये बड़े जहाज़ बाबर, बदर, शाहजहां, आलमगीर, ये सारे जो हैं ये मिल के हम वहाँ गए और वहाँ से जो उनके जहाज़ मुतय्यन थे इंडियन नेवी के, वो गाजी के खौफ से पहले ही भाग चुके थे। अच्छा। और हम जब कोस्ट पे गए हैं तो रात को अल्हम्दुलिल्लाह जब ये सिग्नल आया कि ओपन फायर, तो अल्लाह अकबर की तकबीर, अल्लाह अकबर के साथ गन्स ने हमने सब ने फायर करना शुरू कर दिया और ऐसे लगता था कि शायद ये गोले जो हैं ये हमें ये जितनी तादाद हमने फायर करनी थी वो तो चले गए, लेकिन डिमांड लोगों की ये थी सब की कि हमें और इजाज़त दी जाए और इजाज़त दी जाए। और हम साहिल पे जो उनका रेडार स्टेशन और डॉकयार्ड और उनका एक मंदिर जिसको सोमनाथ मंदिर कहा जाता है और वो भी वहीं पे था, तो उस पे आग लगी हुई। जब रोशन हम दूरबीनों से देखा तो हमें शोले नज़र आए। तो उस पर फिर यानी पूरे के पूरे जहाज़ों में अल्लाह अकबर के नारे थे और हम फिर वापस कराची रवाना हुए। इसने इंडिया की नेवी जो थी उसको ईस्ट वेस्ट कोस्ट से भागने पे मजबूर किया और साथ ही साथ इंडियन स्टॉक एक्सचेंज गिर गई, बम्बे एक्सचेंज गिर गई और उसके बाद इंडिया की ये जुर्रत ना हुई कि वो हमारी तरफ नॉर्थ में अरेबियन सी की तरफ आए। के बाद ये जो दुश्मन की जुर्रत नहीं हुई और दोबारा वो हमला करने के काबिल नहीं रहा। आप समझते हैं इस ऑपरेशन ने बड़ा अहम किरदार अदा किया था? देखिए, ये बहुत बड़ा ये एक यानी ऑफेंसिव ऑपरेशन है। आप देखिए, ये दुश्मन में और जंगों में होता ये है कि एक ऑफेंसिव ऑपरेशन जो है अगर उसकी रेशो 1 to 3 होती है, यानी अगर एक डिवीजन के साथ
आप ऑफेंसिव ऑपरेशन करते हैं तो आपको 3 डिवीजन अपने दिफा के लिए चाहिए होती हैं। तो चाहे बर्री हो, बहरी हो, हवाई ऑपरेशन हो, ऑफेंसिव ऑपरेशन की एक बड़ी वैल्यू होती है। और हम समझते हैं कि ये हमारा, चूंकि छोटी फौज है, छोटी नेवी है, छोटी एयरफोर्स है, तो हमारी जो प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज है वही दुश्मन पे भारी है और जज्बा जिहाद जो है वो भारी है। बहुत बहुत शुक्रिया। एडमिरल रिटायर्ड जावेद इकबाल साहब थे। नाजरीन, आए चलें शहदा के घर। आज़ादी आसानी से नहीं मिलती है। कौम के नौजवान इसके लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। हमें अपनी पाक अफवाज पर फ़ख्र है कि जब हम उनकी वजह से सुख और चैन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हमें अपने शहदा पर भी फ़ख्र है जो हमारे कल के लिए अपना आज कुर्बान करते हैं। हमें उन तमाम जवानों पर भी फ़ख्र है जो इस वक्त मुल्क की सरहदों की हिफाजत पर चौकन्ना खड़े हैं और किसी भी जानिब से किसी भी वक्त वतन पर पड़ने वाली मैली आंख को निकालने की सलाहियत रखते हैं और इसके लिए किसी हद तक भी जाने से गुरेज नहीं करते। पाक अफवाज का जिक्र आते ही सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, दिल जज्बे से भर जाता है और जवानों की लाजवाल कुर्बानियों की दास्तानें आंखें नम कर देती हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही वतन पर कुर्बान होने वाले जवानों की फैमिलीज़ मौजूद हैं। उन्हें हम खिराज तहसीन भी पेश करते हैं, उन्हें सलाम भी पेश करते हैं जिन्होंने हम सब के लिए अपने जिगर के टुकड़ों को कुर्बान किया। मेरे साथ इस वक्त कैप्टन जहांजेब शहीद के वालिद साहब इस वक्त मौजूद है, नसरुल्लाह खान साहब। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह साहब। हमें इस पूरी कौम को फ़ख्र है कि आप एक शहीद के वालिद हैं। कुछ हमारे साथ जहांजेब की यादों को शेयर कीजिएगा। कब जहांजेब को शौक़ हुआ कि वो पाक आर्मी को ज्वाइन करें, इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते थे, क्या करना चाहते थे, कुछ शेयर कीजिएगा। वालेकुम सलाम जी। जहांजेब साहब हादसाती तौर पे आर्मी में गए थे। वो एक्चुअली सिलेक्ट हुए थे नेवल में, इंजीनियरिंग में। तो लकीली 40 वैकेंसियाँ थी, 70 बंदों ने क्वालिफाई किया था, तो वो मेरिट बेस को ड्रॉप कर दिया था। लेकिन 2-4 माह के बाद आर्मी का लेटर आया कि अगर आर्मी में कमीशन लेना चाहते हैं तो आप सिर्फ एप्लीकेशन भेज दें, आपके वो टेस्ट वगैरह ISSB और रिटर्न टेस्ट क्लियर है। तो जहांजेब ने वो एप्लीकेशन भेजी है, तो उन्होंने कहा जी आपका कूल रिपोर्ट करें। लेकिन शौक़ की बात नहीं है। जब उसने ओथ उठाई थी तो वो एक मजहबी टाइप का बंदा था। वो कहता जब ओथ उठा लेते हैं कि हम अपने मुल्क और कौम के साथ वफादार रहेंगे, उसके बाद कोई चीज़ ऐसी नहीं। बंदे को अपने पेशे से मुखलस होना चाहिए। तो जो भी उसकी सही थी, उसके बाद उसने 5 साल की टोटल सर्विस थी उसकी। सबसे पहले अपॉइंटमेंट उसकी सियाचिन में हुई है, तो 10,000 फुट की बुलंदी पे फर्स्ट अपॉइंटमेंट में गया। 1.5 साल उसने सियाचिन में गुजारा है। वापस आया, 6 माह के बाद सवात ऑपरेशन में चला गया। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे 2 साल ऑपरेशन राय हक और राय रास्त में कामयाबी से उसने किए हैं और उसको बेस्ट परफॉर्मेंस का CS कमोडेशन सर्टिफिकेट मिला है सवात में। ज़बरदस्त। उसके बाद उसकी यूनिट मूव हुई है मेहमद एजेंसी में, सर्च ऑपरेशन में। तो अल्हम्दुलिल्लाह सर्च ऑपरेशन में भी उसने जो अपना 5 दिन का काम था 2 दिन में कंप्लीट किया है। और फिर एक मकान को सर्च करते हुए उसने भेजा है अपने हवालदार को, जाएं वो मकान देखे, बाकी साहब काम हो गया। हवालदार जब मकान में स्टेप इन किया है तो ब्लास्ट हुआ है, तो ये भागा कि मेरा हवालदार मारा गया, इसने उसको भेजा था। तो ये उसको बचाने के लिए जोश से भागा है। तो इसने प्रॉपर रास्ता इख्तियार नहीं किया, जल्दी पहुंचने की खातिर सीधा भागा है। तो अभी उसके पास पहुंचा नहीं था, अपना पाँव इसका माइन पे आ गया, जिसकी वजह से इसकी शहादत हुई है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो पेशे का खलूस है, तो इसने सवात ऑपरेशन में इसकी शहादत के बाद नसरुल्लाह साहब, इस वाक़े से पहले कितना देर पहले, कितने दिन पहले या कितने घंटे पहले आपकी जहांजेब से बात हुई थी? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन पहले बात हुई थी। अच्छा। तो हमें तो वो अपनी कोई चीज़ अटैक की कोई भी हमसे शेयर नहीं करता था, सवाए अपने परेशानी या कोई जो उसने कारनामे अंजाम दिए, अचीवमेंट थी, वो चर्चा नहीं करता था।
कौन सा ऐसा जज्बा था, वो ऐसे क्या फील थी जिसने आपको सब्र अता किया, आपने सब्र किया और आज आपको फख्र है कि आप एक शहीद के वालिद हैं? मुझे अल्हम्दुलिल्लाह कोई अफसोस नहीं हुआ। एक तो शहादत का शौक़ था, एडिटेंट था, वॉलंटियर करके कंपनी कमांडर गया है और फिर उधर जितने मुश्किल टास्क होते थे वॉलंटियर करता था। आपके बेटे ने इस मुल्क के लिए जो है ना वो अपनी जान की कुर्बानी दी है। आप सबको सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस वक्त कैप्टन राजा फरहान शहीद की वालिदा खावर नसरुल्लाह साहिबा, अब वो हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के दिन स्पेशली पूरी कौम जो है, ज़ाहिर है आज 6 सितंबर 1965 का दिन, हम उन यादों को ताज़ा करते हैं कैसे हमारे जो बहादुर जवान थे उन्होंने दुश्मन को जो है ना वो दांत खट्टे कर दिए और आज हम ये दिन मनाते हैं। आपके बेटे ने भी इस मुल्क की खातिर जो है वो अपनी जान का नजराना पेश किया है। ऐसे बहादुर बेटों की वजह से ही ये कौम आज जिंदा है। अब हमारे आज के लिए ये जवान अपना जो है ना वो कल कुर्बान कर देते हैं। ये ज़रा थोड़े कुछ शेयर कीजिएगा कि कैसे शौक़ हुआ फरहान ज़फ़र को पाक आर्मी ज्वाइन करने का, क्या इरादे थे, क्या करना चाहते थे इस मुल्क के लिए, कुछ शेयर कीजिएगा हमारे साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मतलब फैमिली का तल्लुक़ ही आर्मी से है और मेरे मियाँ भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आर्मी से ही है। तो छोटे होते ही मेरे बेटे को 2 बेटे हैं माशाल्लाह और दोनों ही आर्मी में हैं। बड़ा माशाल्लाह मेजर है और ये छोटे वाला था और ये कैप्टन है। अच्छा। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि शुरू से ही बच्चों को, आपको पता है छोटे होते हैं तो फौजी खेलना और अपने मुल्क के लिए अच्छा काम करना और एक जज्बा होता है बच्चों में बहुत ज़्यादा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह पाक की बड़ी करम नवाजी है कि उसने अपने मुल्क मतलब फ़ौज में सिलेक्शन हुई उसकी और अपनी और खुशी से और विलिंग होते हुए अपनी इसने जिस दिन इनकी एक था एबटाबाद कोहाट की तरफ एक ऑपरेशन था तो इसने नहीं जाना था लेकिन ये ख़ुद विलिंग होके और ये गया। लेकिन मुझे नहीं पता था, सैटरडे को इससे मेरी बात हुई है और कि मैं अम्मी ठीक ठाक हूँ और इतवार की सुबह को इसकी शहादत की जनूबी वजीरिस्तान ऑपरेशन के दौरान जामे शहादत नोश किया। जनूबी वजीरिस्तान में जो ऑपरेशन हो रहा जी 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 हाँ जी जी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की बहुत बड़ी करम नवाजी है। मेरा बेटा और मैं और हम सब अपने मुल्क के लिए और अल्लाह की राह में मेरा बेटा शहीद हुआ है और उसने अपने मुल्क के लिए जान दी है। शहादत के लिए इस पूरी कौम को आप पर फख्र है कि आप एक की वालिदा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। नाजरीन, जुल्म की रात जितनी चाहे भी स्याह हो, तवील हो, सुबह का सूरज ज़रूर तुलू होता है और सूरज की रोशनी हर तरह के अंधेरे का खात्मा करने की भरपूर सलाहियत रखती है। आज के दिन हमें यही अहद करना है कि कश्मीर में जारी इस जुल्म की रात में, इस मुश्किल की घड़ी में अपनी अफवाज और कश्मीर के मजलूम बहन भाइयों के साथ खड़े रहेंगे और जब तक हम मजलूम कश्मीरियों को भारत के मुजालिम से छुटकारा नहीं दिलवा देते तब तक हम सुख का सांस नहीं लेंगे। यकीनन इस रास्ते में बहुत सी मुश्किलात आएंगी, मुश्किल वक्त आएगा, लेकिन अगर हम एक कौम होने की हैसियत से मुत्तहद रहे तो मंजिल हमें ज़रूर मिलेगी। इंशाअल्लाह एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा हकीकत बनकर दुनिया के सामने ज़रूर आएगा। हमारे सिपह सालार ने भी आज दुनिया पर फिर से ये वाज़े कर दिया है कि कश्मीर तकमील पाकिस्तान का नामुकम्मल एजेंडा है और हम इसके लिए आखिरी सांस, आखिरी गोली और आखिरी फौजी तक लड़ेंगे। भारत भी आज ये कान खोलकर सुन ले कि 1965 के और आज के पाकिस्तान में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पाकिस्तान पहले से ज़्यादा मजबूत भी है, कई गुना ताकतवर भी है और जज्बा ईमानी से सरशार भी। अगर भारत ने भूले भटके से कोई ऐसी गलती कर भी दी दोबारा तो सिर्फ जवाब नहीं बल्कि मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मोदी के पास अभी भी वक्त है कि समझ जाए। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। अब पूरी कौम का पाक फौज को सलाम, पाक फौज के जज्बे को सलाम। हमारे इस प्रोग्राम के लिए आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल के प्रोग्राम में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।